नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे 9 जुलाई 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्जाम CHSL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, सीट POSI, दिल्ली पुलिस, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी यह हेल्प करेगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। नेशनल अफेयर्स में राष्ट्रीय मामलों में खबर है, फर्स्ट जीका वायरस केस रिपोर्टेड इन केरला। यानी आप देख सकते हैं कि वर्तमान में कोरोना नामक इस महामारी ने पूरे विश्व को परेशान कर रखा है। ऐसे में जीका वायरस की कमी थी, यह भी आ गया है। तो यह केरल में रिपोर्ट किया गया है पहला मामला। द इन्फेक्शन हैज बीन confirmed in 24-year-old pregnant woman living in प्रसल्ला। यानी प्रसल्ला जो है तिरुवनंतपुरम के पास प्रसल्ला की रहने वाली है महिला, और पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ये भी ध्यान रखेंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ है, तो पुणे में है। तो वहाँ पर 19 सैंपल भेजे गए, जिसमें से 13 में जीका वायरस संक्रमण मिला है। तो यह सभी सैंपल्स तिरुवनंतपुरम, ये क्या है, केरल की कैपिटल है, तो यहाँ से भेजे गए थे। तो इस तरह से जीका से संक्रमित होने वाली महिला की हालत अभी ठीक है, उसका एक निजी अस्पताल में कराया जा रहा है इलाज। और दोस्तों, जीका वायरस की पहचान 1947 में ही युगांडा के बंदरों में की गई थी, और धीरे धीरे यह पूरी दुनिया इस वायरस के चपेट में आती रही है। हालांकि इस वर्ष अगर बात की जाए तो केरल में ऐसा पहला मामला देखने को मिला है। विश्व के करीब 86 देशों से अधिक देशों में यह जीका वायरस प्रभाव अपना छोड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी कोई भी मेडिसिन नहीं है, और इसके साथ साथ इसका कोई भी वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। और यह खासकर जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनके बच्चों में भी यह असर छोड़ता है, और यही कारण है कि उनमें प्रगति, उनका जो डेवलपमेंट होता है वो अवरुद्ध हो जाता है। तो ये जीका वायरस है क्या? तो यह जीका वायरस बिलोंग टू फ्लाविवर्डिये, याद रखेंगे, फ्लाविवर्दे वायरस फैमिली से यह बिलोंग करता है। यह मच्छरों की वजह से, जैसे चिकनगुनिया का नाम सुना होगा, दिल्ली में डेंगू, चिकनगुनिया, दिल्ली ही क्या, जितने भी मेट्रो सिटीज हैं वहां पर इन मच्छरों का प्रकोप होता है, और यह जानलेवा होते हैं। तो उसी से ही यह भी फैलता है जीका वायरस। यानी एजिड इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है डेंगू, और इसमें भी एडीज मच्छरों के काटने से ही यह जीका वायरस फैलता है। तो यह एडिज इजिप्टी एंड एडिज एल्बोपिक्टस आर कॉमनली एट्रीब्यूटेड टू जीका। यानी जीका के लिए जो जिम्मेदार हैं कौन सा, एडिज इजिप्टी एंड एडिज एल्बोपिक्टस, ये भी ध्यान रखेंगे। और यह एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, और ये वायरस दिन में ज्यादा सक्रिय होते हैं। जैसे डेंगू में भी देखिए कहा जाता है कि दिन में ही यह मच्छर काटता है। खासकर गर्भावस्था में महिलाएं इससे सबसे ज्यादा संक्रमित हो सकती हैं। जीका वायरस में उसको कहते हैं माइक्रोसिफेली, यानी इसमें क्या होता है कि शरीर भारी होता है, उसका सर एकदम छोटा हो जाएगा बच्चे का, यानी बच्चे का जन्म में आकार में छोटे और अविकसित दिमाग के साथ होता है। और एट द सेम टाइम द ग्यूलेन वेरे सिंड्रोम, ये भी याद रखिएगा, काज बाय दिस, इसी की वजह से तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है, यानी हमारी नर्वस सिस्टम पर, ड्यू टू विच पीपल बिकेम पैरालाइज्ड, लकवा मार जाएगा, पूरा अंग ही कार्य नहीं करता है। तो यह बहुत ही भयावह बीमारी है एक तरह से यह। और इसके लक्षण क्या हैं, जैसे स्किन पे जो है, त्वचा पे लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, फीवर है, कंजक्टिवाइटिस है, आंख लाल हो जाती है, मसल्स एंड जॉइंट पेन आर इट्स कॉमन सिम्टम्स। और दोस्तों, यह शरीर में इस वायरस की मौजूदगी 2 से 14 दिन में नजर आ जाती है। तो क्या जीका वायरस का इलाज है? तो देयर इज नो वैक्सीन और ट्रीटमेंट फॉर दिस वायरस, ये मैंने पहले भी कहा। इसके लिए पैरासीटामोल
या जो भी पेन किलर्स हैं वह दी जाती हैं। यह भी ध्यान रखेंगे, पैरासीटामोल का एसिटोमिनोफेन का प्रयोग किया जाता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड दिया जाता है, तरल पदार्थ पीने को दिया जाता है। इससे बचाव के लिए यही है कि जहाँ पर यह वायरस फैला है वहाँ पर बहुत ही कह सकते हैं डॉक्टरों का निरीक्षण में लोगों को रहना पड़ता है, और यह कह सकते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होता है। और यह खासकर कहा जाता है कि जो मेल होते हैं, मतलब पुरुषों के सीमंस में भी यह पाया जाता है, इस वजह से यह बहुत तेजी से ट्रांसफर होता है। तो जीका वायरस के लिए अभी कोई वैक्सीन तैयार नहीं की जा सकी है। अब बढ़ते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन LIC विल बी द मैनेजिंग डायरेक्टर। द गवर्नमेंट एबॉलिश द पोस्ट ऑफ चेयरमैन। अध्यक्ष के पद को समाप्त कर दिया है LIC में, यानी LIC क्या है, भारतीय जीवन बीमा निगम के अब अध्यक्ष पद के बजाय मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे, यानी CEO होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। यह भी ध्यान रखेंगे। और यह अभी जो है IPO लाने जा रही है, जो LIC का IPO आने वाला है उससे पहले यह खबर आ रही है। तो दोस्तों, इसके अलावा LIC अधिनियम 1956 के तहत कुछ अन्य नियमों में संशोधन भी किया है। तो इस तरह से धारा 4 के तहत मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक का अर्थ केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक से है। तो ये सब चेंजेज हुए हैं। और थोड़ा सा जान लीजिए, LIC इसकी स्थापना 1956 में हुई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अध्यक्ष MR कुमार अब हालांकि CEO कहलाएंगे, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इंडियन आर्मी सैल्यूट विद्या बालन। इनका नाम तो सुना ही होगा, बहुत ही चर्चित अभिनेत्री हैं। आजकल ये शेरनी के नाम से जानी जा रही हैं। नेम्स फायरिंग रेंज आफ्टर हर इन कश्मीर गुलमर्ग। गुलमर्ग तो सुना होगा, गुलमर्ग सोनमर्ग, जो लेसर हिमालय में यह क्षेत्र अवस्थित है। लघु हिमालय के ढालों पर ऑन द स्लोप ऑफ लेसर हिमालय फाउंड स्मॉल ग्रासलैंड और मीडो दैट्स कॉल्ड मर्ग, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, टोनमर्ग, और उत्तराखंड में उसे बुग्याल या प्यार कहा जाता है। तो यह गुलमर्ग बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो वहाँ का जो रेंज है उसका नाम विद्या बालन फायरिंग रेंज रख दिया गया है। और विद्या बालन विभिन्न उपलब्धियां इनको नाम हैं, और अभी इनको हाल ही में ऑस्कर कमेटी में शामिल कर लिया गया है। यानी भारत की 3 सेलिब्रिटीज हैं, विद्या बालन, एकता कपूर और शोभा कपूर। ऑस्कर के लिए अब यह वोट दे सकती हैं, हर साल अपने देश से जाती है यह फिल्में ऑस्कर के लिए, तो अब अपने पक्ष में यह वोट कर सकती हैं। और नेशनल अवार्ड्स से भी ये इनको डर्टी पिक्चर एक आई थी, उसके लिए इनको राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुका है। अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में। इजिप्ट, इथोपिया, सूडान, ये तीनों देश का नाम सुना होगा। यह तीनों देश अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित हैं, यानी पूर्वी तट पर कह सकते हैं कि पूर्वी, चूंकि मिस्र उत्तर पूर्व में है और इथोपिया एकदम पूर्व में है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अगर बात की जाए ऐसे है ना, तो यह इथोपिया है, बीच में सूडान पड़ जाता है और ऊपर मिस्र। तो यह नील नदी वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर मिस्र और सूडान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से नील नदी पर बने बांध से पानी की उपलब्धता को लेकर इथोपिया के साथ विवाद के समाधान के लिए कूटनीतिक रास्तों को अपनाने और एक कानूनी समझौते का आह्वान किया है। तो यानी इजिप्ट और सूडान किसके पास गए हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के पास गए हैं, क्योंकि इथोपिया अपनी मनमानी कर रहा है। और इस मामले, हालांकि इथोपिया ने जोर देकर कहा है कि इस मामले को हम अफ्रीकी संघ द्वारा ही सुलझा सकते हैं, हम क्यों संयुक्त राष्ट्र में चले गए। तो इस तरह से मिस्र और सूडान की परिषद की बैठक हुई और अपने विदेश मंत्रियों की परिषद कार्रवाई की अपील के लिए वो लोग न्यूयॉर्क भेजा है कि इस पर जो है दखल करे। तो ये इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि इथोपिया के 10 साल से जो बातचीत चल रही है वो विफल हो गई। क्यों? क्योंकि इथोपिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना यानी डैम स्थापित कर रहा है। इसका नाम है ग्रैंड इथियोपिया रेनेसेंस डैम। तो यह जो है जलाशय को दोबारा भरना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से जो इथोपिया, सूडान और खासकर मिस्र के बीच जो समझौता 2015 का जो समझौता है उसका उल्लंघन हो रहा है। द टू कंट्रीज हैव सेड दैट 10 years of negotiation with Ethiopia have failed and the Grand Ethiopian Renaissance Dam, और इसे GERD कहते हैं, is starting a second filling of its reservoir which not only voice
violate a 2015 agreement but poses an एक्सटेंशियल थ्रेट यानी अस्तित्व के लिए खतरा है टू 150 मिलियन पीपल इन देयर डाउन स्ट्रीम नेशंस, यानी 15 करोड़ लोगों के अस्तित्व का यह खतरा है। तो इसलिए यह मांग की जा रही थी। इथोपिया की सरकारी मीडिया के अनुसार यह ब्लू नील पर यह जो बांध बनाया जा रहा है ब्लू नील पर, तो अभी मैं बताऊंगा कैसे उसमें मैप में। तो ब्लू नील का जो बांध का काम 80% पूरा हो गया है और 2023 में इसे पूरा करना है। तो अगर यह कंप्लीट हो जाता है तो अफ्रीका का सबसे बड़ा और दुनिया का 7th लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट प्लांट होगा। तो इथोपिया ने कहा है कि ये 5 अरब डॉलर की लागत से यह बन रहा है। तो इस तरह से इथोपिया के जल मंत्री ने कहा, वह भी सफाई दे रहे हैं। तो इस तरह से यह नूरा कुश्ती चल रही है, लेकिन इस पर जो है सूडान और मिस्र लगातार संयुक्त राष्ट्र से संपर्क बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इथोपिया है, ये इसी को यह डैम है, ये देख रहे हैं ना, लेक टाना से ब्लू नील निकलती है। जैसे हमारे देश में भागीरथी और अलकनंदा निकलती हैं और आगे जाकर गंगा कहलाती हैं, उसी तरह से यहाँ पर व्हाइट नील और ये देख रहे हैं ना, ये व्हाइट नील है, ये ब्लू नील है। तो ब्लू नील एंड व्हाइट नील दोनों सूडान की कैपिटल खार्तूम में मिलती हैं, तब नील नदी कहलाती हैं। यहीं पर नासिर लेक भी है, अस्वान बांध भी है, और यह मिस्र का इसे वरदान कहा जाता है, और यह जाकर भूमध्य सागर में नील नदी गिर जाती है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह विक्टोरिया से निकलती है, व्हाइट नील। यहीं पर बुरुंडी एक देश है, यही उच्च भूमि से होते हुए विक्टोरिया झील होते हुए यह आगे बढ़ती है। इसकी कैपिटल बुजुम्बुरा है और यह रवांडा इसकी कैपिटल की गाली है। यहीं पर लेक अल्बर्ट है, यह भी ध्यान रखेंगे। तंजानिया डोडोमा राजधानी है। कीनिया और युगांडा, इन तीनों के बीच में अवस्थित है विक्टोरिया लेक। और दोस्तों इसमें अगर बात की जाए तो ब्लू नील से 85% वाटर और 15% वाटर जो है व्हाइट नील से जाता है। तो इस तरह से मिस्र को बहुत दिक्कत हो रही है, सूडान भी इसका विरोध कर रहा है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, बासिल राजपक्षे बिकम्स द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। दोस्तों यह राजपक्षे, यह ऐसा परिवार है, इस समय कहा जा रहा है विश्व के मजबूत राजनीतिक परिवारों में से एक हो गया है। यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, सारे मंत्रालय एक ही परिवार, सभी सगे भाई हैं। तो द राजपक्षे फैमिली हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन श्रीलंकन पॉलिटिक्स। अब तक 7 लोग इस यहाँ पर श्रीलंका के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हो गए हैं। तो राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के छोटे भाई हैं ये बासिल राजपक्षे, वित्त मंत्री का पद संभाल लिया है, और ये छोटे हैं। उनके भाई गोटाबाया जो राजपक्षे साहब हैं वह राष्ट्रपति हैं, महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री हैं, चामाल राजपक्षे कृषि मंत्री हैं, और सबसे छोटे ये बासिल राजपक्षे हैं। और इस तरह से अब 7 लोग हो गए हैं मंत्रिपरिषद में। महिंद्रा के जो बड़े बेटे हैं नमल खेल मंत्री हैं, और चामल के बेटे शाशीन्द्र राज्य मंत्री हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, और इनका भतीजा भी निपुणा रावण का भी सरकार में शामिल है। तो 7 लोग मंत्रालय में हैं। तो इस तरह से बासिल को कहा जाता है इनके पास 2-2 नागरिकता है, तो यह भी ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा मानचित्र में देख लीजिए, यह श्रीलंका है, और इसकी जो हाईएस्ट जो पीक है पिदरुतात गाला है, एडम्स पीक भी यही है। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर यह ट्रैंकोमाली है, बटीकोला है, यह हम्बन टोटा, यहीं पर चीन ने अपना बेस बनाया है। यह जाफना प्रायद्वीप है, और यहीं इस पाक स्टेट है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। एडम्स ब्रिज है जिसे हम राम सेतु कहते हैं। मन्नार है, मन्नार की खाड़ी है, ये गल्फ ऑफ मन्नार जो कि बायोस्फीयर रिजर्व भी है, यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल है। अब बढ़ते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में। ओल्डेस्ट बैट्स फाउंड इन एशिया, यानी शोध के द्वारा पता चला है एशिया में पाए गए सबसे प्राचीन चमगादड़।
तो यह कहा जा रहा है कि इयोसिन युग से जाने जाते हैं, यानी अधिकांश इनके जो जीवाश्मों से, इनके फॉसिल्स से यही पता चल रहा है। तो यह रिसर्च जो पता चला है कि एशिया का सबसे पुराना चमगादड़ जीवाश्म खोजा गया है तथा उसके बारे में बताया जा रहा है कि यह चमगादड़ परिवार की रहस्यमय उत्पत्ति का, इसके बारे में और चीजें पता की जा रही थी। ये चीन के जंगुआर बेसिन में फील्ड वर्क किया गया और इसमें पता किया गया। तो ये जो चमगादड़ के बारे में तो जानते ही हैं कि चमगादड़ लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले इस जीवाश्म रिकॉर्ड के रूप में दिखाई दिए, और यह एक सबसे बड़ी चीज है, मैमल्स ग्रुप में आता है, उड़ता हुआ, ये ध्यान रखेंगे। तो उत्तर पश्चिम चीन के तलछटी में या बेसिन में चमगादड़ के 2 अलग अलग नमूनों से 2 जीवाश्म दांतों की खोज की गई है, जिसे लेप्टोनिक्टोरिस औरोरा कहा जाता है। यह भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। इससे पहले चमगादड़ यूरोप, पुर्तगाल, दक्षिणी फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के कुछ स्थानों में पाए गए। द साइंटिफिक नेम ऑफ बैट इज चीरोप्टेरा, ये भी ध्यान रखेंगे। और चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है। इसकी 1400 से अधिक प्रजातियों के साथ दूसरे सबसे बड़े कुल का निर्माण, खासकर मैमल्स ग्रुप में, ये ध्यान रखेंगे। और इनका आकार 2.9 सेंटीमीटर से लेकर 1500 सेंटीमीटर तक का भी होता है। वजन 2 ग्राम से लेकर के 1200 ग्राम तक होता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट स्कीम में। आज हम बात करेंगे मिड डे मील योजना की। तो इसे जो है 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट किया गया था। शुरू में जो है इस स्कीम को 2000 से अधिक ब्लॉकों के स्कूलों में लागू किया गया था। फिर इस स्कीम के सफल होने के बाद 2004 में पूरे देश के सरकारी स्कूलों में इसे लागू कर दिया गया। तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्कीम, स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी क्लासेस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल, लोकल बॉडीज, स्टूडेंट ऑफ स्कूल एफिलिएटेड टू द एजुकेशन गारंटी स्कीम, अल्टरनेटिव इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर्स, मदरसाज, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कूल्स रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, स्टूडेंट गेट बेनिफिटेड, यानी इन सब को इसका लाभ मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द चिल्ड्रन स्टडिंग इन द प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी क्लासेस ऑफ द अबव मेंशन्ड स्कूल टू गेट ए फ्री मिड डे मील एवरी डे। तो यह जो है काफी लाभदायी और काफी अच्छी योजना मानी जा रही है, और यह खासकर बच्चों के पोषण, बहुत सारे बच्चे जो है अल्प कह सकते हैं मेल न्यूट्रिशन का शिकार, तो यह सब को ध्यान देते हुए यह ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा हमारे देश में इसे चलाया जाता है। इस मंत्रालय द्वारा इस स्कीम से जुड़ी गाइडलाइन को भी बनाया गया है। हालांकि अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया है, और इसका उद्देश्य है कि बेटर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन का विकास होगा, वह टाइम से भोजन करेगा, खाएगा तो अच्छा स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो अच्छे से स्टडी करेगा। इनकरेजिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू अटेंड द स्कूल, खाने के बहाने बच्चे स्कूलों में आएंगे नहीं। बहुत सारे लोग क्या होता है, बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें बाल मजदूरी में धकेल दिया जाता है। तो इन सब पर भी यह कंट्रोल होगा, और खासकर सूखा प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को खाना मुहैया कराना, यह सरकार की उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं अभी हमारे देश में। तो यह काफी मददगार सिद्ध हो रही है यह योजना। तो इस योजना को देश की आजादी के पहले ही मद्रास कॉर्पोरेशन के द्वारा तमिलनाडु में शुरू किया गया था, फिर 1930 में पुदुचेरी में, फिर 1962 में इसे भारत की आजादी के बाद औपचारिक रूप से तमिलनाडु ने शुरू किया था, और यही प्रयोग फिर पूरे देश में 1995 से स्टार्ट हुआ। अब बढ़ते हैं वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी में। इंडियन अमेरिकन मीना शेषमणि अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ यूएस सेंटर फॉर मेडिकेयर, यूएस सेंटर फॉर मेडिकेयर की निदेशक नियुक्त हुई हैं, भारतीय मूल की अमेरिकन। तो इस तरह से इंडियन अमेरिकन हेल्दी पॉलिसी एक्सपर्ट डॉक्टर मीना शेषमणि हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द यूएस सेंटर फॉर मेडिकेयर। तो ये भी फैक्ट है, इन्हें ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों बुक्स एंड अवार्ड्स में। इंडियन इकोनॉमिस्ट कौशिक बसु, इनका नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। यह बहुत भारत के ही नहीं इंटरनेशनल लेवल के अर्थशास्त्री हैं। तो इंडियन इकोनॉमिस्ट कौशिक बसु हैज बीन अवार्डेड द Humboldt Research Award for Economics. The award was conferred on him by Professor
डॉक्टर हंस बर्न सेफर्ड द्वारा इसे प्रदान किया गया था। तो ये फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, ये आईएमएफ से भी जुड़े थे। तो बसु इज करेंटली ए प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में यह प्रोफेसर हैं। ही आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर फ्रॉम 2009 to 12। बसु इज आल्सो ए recipient of the पद्म भूषण, द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। इन्हें पद्म भूषण भी यह मिल चुका है। और हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड क्या है? द प्रेस्टिजियस अवार्ड इज स्पॉन्सर्ड बाय द अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इन्हें आदि यह भूगोलवेत्ता थे। यह जो है याद रखना कि यह पूरे भ्रमण किए महाद्वीपों का। हम्बोल्ट का नाम जब हम आप मानव भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें इनका नाम आता है। और यह इस तरह से इस फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित प्रत्येक 100 प्राप्तकर्ताओं को यह प्रदान किया जाता है। इसमें 60,000 यूरो की पुरस्कार राशि दी जाती है। अब बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में अमेजन सेट अप फर्स्ट डिजिटल सेंटर इन सूरत। सूरत कहाँ है दोस्तों? यह गुजरात में स्थित है। विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ तापी रिवर, या इसे ताप्ती भी कहा जाता है। ताप्ती नदी के किनारे बसा है। इंडियन डायमंड रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहीं है। तो अभी कल ही जो है गुजरात के सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र शुरू किया है, जो कंपनी द्वारा 2025 तक भारत के 1 करोड़ छोटे और मझोले उद्योगों को डिजिटल बनाने का पहल का हिस्सा है। तो द डिजिटल सेंटर वॉज वर्चुअली इनॉग्रेटेड बाई गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी अकॉर्डिंग टू ए कंपनी रिलीज। तो दिस सेंटर विल प्रूव बेनिफिशियल अबाउट 41,000 MSMEs ऑपरेटिंग इन सूरत सिटी। 41,000 लोगों के लिए लाभदायक होगा जो MSME हैं, यह ध्यान रखेंगे। और अमेजन इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कंट्री हेड कौन है? अमित अग्रवाल हैं, इनका भी नाम ध्यान रखेंगे। और अमेजन के बारे में याद रखेंगे, अब सीईओ अभी 5 जुलाई को ही नियुक्त हुए हैं, एनडी जेसी हो गए हैं। जेफ बेजोस 1994 से जब इसकी स्थापना की थे तब से वही थे। फाउंडेड यानी इसको स्थापित किया गया था 1994 बेल्यू वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में। हेडक्वार्टर्स इसका है सिएटल वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट। अब बढ़ते स्पोर्ट न्यूज में, उदयन माने ऑफिशियली क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक। इस तरह से इस बार भारत से 3 गोल्फर ओलंपिक 2020 में पार्टिसिपेट करेंगे, 1 महिला और 2 पुरुष। तो 3 खिलाड़ियों में एक उदयन माने साहब हो गए, अनिर्बान लाहिड़ी, और उसके साथ साथ एक महिला वुमेन जा रही हैं, उनका नाम है अदिति अशोक। अब बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन की बात करेंगे। यहां से भी प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में अक्सर आते हैं। तो यह राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, क्या कारण था? तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह अंग्रेजों और भारतीयों के बीच से, कह सकते हैं दोनों के सामंजस्य से स्थापित यह संगठन था। उस समय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम साहब थे, और उस समय जो वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड डफरिन हुआ करते थे। तो एओ ह्यूम साहब पूरा सर्वे करके आए, तो उन्होंने डफरिन साहब को बताया कि अब देश में और स्थिति अनकंट्रोल होने वाली है, 1857 से भी बड़ा विद्रोह हो सकता है। ऐसे में लॉर्ड डफरिन साहब, इसीलिए कांग्रेस को कहा जाता है ना, डफरिन के दिमाग की उपज कहा जाता है। तो एओ ह्यूम साहब वरिष्ठ चूंकि सेवानिवृत्त अधिकारी थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी भारतीय नेताओं से काफी अच्छी पहुंच है, क्यों ना हम लोग एक ऐसा संगठन बनाएं जिसमें कि कुछ भारतीयों को भी रखा जाए। ऐसे में जो है, और इधर भारतीय लोग भी लगातार अंग्रेजों के पनिशमेंट के द्वारा थक चुके थे, आंदोलन करते करते थक गए थे। तो ऐसे में वो भी एक ऐसा संगठन चाहते थे। तो उसी के परिणाम स्वरूप यह कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में हुआ। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की भी बहुत भूमिका थी। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, WC बनर्जी, SN बनर्जी, रमेश चंद्र, ये सब उदारवादी नेता हुआ करते थे। इसीलिए याद रखिएगा 1885 से लेकर के 1905 के युग को उदारवादी युग कहा जाता है, मॉडरेट इरा कहा जाता है। और 1905 के बाद जो है
एक्सट्रीमिस्ट लीडर आए, गरम दल के नेता आए। 1885 का पहला अधिवेशन जिसमें 72 मेंबर्स पार्टिसिपेट किए थे, WC बनर्जी उसके अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद 1886 में कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष हुए। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ड्रेन थ्योरी भी इन्होंने ही दिया था, ये भी ध्यान रखेंगे। और फिर तीसरा अधिवेशन 1887 हुआ मद्रास में, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयब जी हुए। अब यहीं से लेकिन कांग्रेस यू टर्न लेना शुरू कर दिया। उसने कहा कि हम भारतीयों को भी महत्व मिलना चाहिए, सदन में बोलने का अधिकार मिलना चाहिए, प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। तब अंग्रेज फिर नाखुश हुए, अंग्रेज कांग्रेस से गुस्सा होने लगे। यही कारण है कि 1888 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज अध्यक्ष बनाए गए इलाहाबाद अधिवेशन में। डायरेक्ट वोटिंग इंट्रोड्यूस इन 1892 इंडिया काउंसिल एक्ट, ये भी ध्यान रखेंगे पॉइंट को। तो इस तरह से 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में रहीमतुल्लाह सयानी साहब अध्यक्षता कर रहे थे। इसी में वंदे मातरम गीत गाया गया था, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। और 1905 में बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? याद रखिएगा, यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और स्वदेशी की मांग करने लगे और इस तरह से सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की इन्होंने घोषणा कर दी थी। और इस तरह अब देखिए 1905 तक अंग्रेज पूरी तरह से कांग्रेस से नाराज हो गए थे। 1905 में इसीलिए लॉर्ड कर्जन उस समय वाइसराय हुआ करता था, तो वो कह रहा था कि हम कांग्रेस को तड़पते हुए, लड़खड़ाते हुए, मरते हुए देखना चाहते हैं। तो इस तरह से वह कांग्रेस के पीछे पड़ गया और फिर उसने फूट डालो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई और बंगाल विभाजन कर दिया 16 अक्टूबर 1905 को। इस तरह से बंगाल का विभाजन हुआ। ऐसे में पूरी तरह से जो है देखा जाए तो वह सक्सेस रहा। और फिर 1906 में आप कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी फिर अध्यक्षता किए और अधिवेशन 4 प्रस्ताव अपनाया गया। स्वराज की मांग की गई, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, ये 4 मुद्दों पर इस अधिवेशन में चर्चा की गई। और फिर जो है तो 1905 में क्या हुआ, पश्चिम बंगाल जो बंगाल विभाजन हुआ तो उसमें हिंदू और मुसलमानों को अलग कर दिया गया। तो अब उसी की परिणति हुई कि जो है ढाका में, जो वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका में सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी 1906 में। तो इस तरह से अंग्रेज सक्सेस रहे हिंदू और मुसलमानों को तोड़ने में। एक तरह से कहा जाए तो इन दोनों के बीच यह गहरी खाई जो करने का खाई बनाने, ट्रेंच बनाई, वह अंग्रेजों की ही देन है। तो यह 1906 में ही इसका जो है कह सकते हैं बीजारोपण हो गया था। फिर जो है अब अंग्रेज खुश हुए कि ये लोग आपस में फूट रहे हैं। फिर कांग्रेस इसका विरोध भी कर रही थी कि मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों की जा रही है, हम सब एक हैं, एक साथ ही, ये अंग्रेजों द्वारा भड़काया जा रहा है, हमें स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हो पाएगी। फिर उसके बाद 1907 में कांग्रेस का ही टूट गया, कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट गई। बाल पाल लाल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, लाला लाजपत राय, यह गरम दल के नेता। और देखिए कि 1907 में कांग्रेस गरम दल नरम दल में बट गई और 1908 में ही बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल भेज दिया गया। अब इस तरह से क्या हुआ कि वह 6 वर्ष के लिए उनको जेल भेज दिया गया। तब उनको पता चला कि अरे ये तो अंग्रेज की चाल है जो हम लोगों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। फिर बाद में 14 में एनी बेसेंट, जिन्ना, ये सब लोगों ने, बाल गंगाधर तिलक, इन सब का बड़ा योगदान था। तो इस तरह से ये लोग जब आए, इवन 1910 का जो यह अधिवेशन था, 1909 का जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी याद रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त। उसमें क्या था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात कर दिया था। तो जिन्ना साहब ने इसका विरोध किया था। सोचिए उस समय क्या हालात थे। जिन्ना बहुत बड़े राष्ट्रवादी हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती गई। अंग्रेजों ने हम लोगों के बीच जहर घोलते रहे और आगे चल करके जिन्ना बहुत बड़े विरोधी हो गए। बाद में अलग पाकिस्तान की मांग वह स्वयं करने लगे जब लंदन से वापस आए। 1935-36 की बात है। तो इस तरह से यह पूरा ताना बाना इन अंग्रेजों के द्वारा ही बुना गया था। फिर जो है 1911 में BN धर साहब यह जो है इसके अध्यक्ष थे कांग्रेस के। कलकत्ता अधिवेशन में यहाँ पर जनगण मन गाया गया था। और 1916 में फिर गरम दल नरम दल सब एक हुए और जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक मंच पर आए। AC मजूमदार कांग्रेस की अध्यक्षता किए। और 1917 में पहली महिला
भारतीय महिला नहीं, याद रखिएगा, पहली महिला एनी बेसेंट। और इसमें एक बहुत ही रोचक तथ्य है, इसको याद रखिएगा, इसको याद देखिए कि जो 1885 1885 से लेकर के 1947 के बीच में कितनी महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं, याद रखना 3 महिलाएं। और इन तीनों में 8 ईयर का गैप है, तो यानी 17 में 8 अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1925। और 1925 में सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कानपुर अधिवेशन में हुई थी। फिर इसी में 8 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1933 नलिनी सेन गुप्ता, ये बाद में लंदन शिफ्ट हो गई थी, एनआरआई हो गई। तो यह जो है इस तरह से 3 महिलाएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। और दोस्तों 1994 में एकमात्र बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी जी 1924 के बेलगाम अधिवेशन में। और 1928 में मोतीलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेहरू रिपोर्ट उसी के बाद आई। और 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। और 1931 के कराची अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकारों की मांग, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, उसी समय उनको फांसी भी हुई थी। सुखदेव भगत सिंह को तो गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे इस कराची अधिवेशन में। और 1933 का जो है नलिनी सेन। तो इतने आज हमने बात की, इसको 2 पार्ट में, बहुत ही महत्व यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो इसको एक मैं सीरीज में और चर्चा करूंगा। अब आते हैं आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं और अच्छे अच्छे प्रश्न भी आप लोग करते हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं श्रवण खालिंग, ज्योति गर्ग, अमरजीत सिंह बल्लू, मधु आशुतोष, अदिति कुमारी, एकता इंटरटेन, रेणु बाला, रोली सरोज, अंकिता राठौर, विनोद जायसवाल, त्रिवेणी बघेल, स्वप्निका सिंह, आरटी शर्मा, मोहम्मद हसन, सतीश, निधि राठौर, अशोक पांडे, विवेक यादव, साहिल शर्मा, प्रतीक गंदोत्रा, साई तेजा, संजय नेगी, नीरज यादव, दुर्गेश राणा, रितेश पांडे, नाइम अंसारी, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। कुछ लोगों ने प्रश्न भी किया है। त्रिवेणी बघेल जी ने कहा है सर हैती के बारे में एक बार और बता दीजिए। देखिए हैती कैरेबियन सागर में स्थित यह कैरेबियन कंट्री है, इसकी कैपिटल पोर्ट ऑफ प्रिंस है। यह आपदाओं से घिरा हुआ देश है। यह ध्यान रखेंगे यहाँ पर जैसे कि साइक्लोन, हरिकेन यहाँ आता है, साइक्लोन उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इसको यहाँ हरिकेन कहते हैं। जैसे अमेरिका के पूर्वी तट पर जो है मैक्सिको की खाड़ी में टॉर्नेडो आता है। तो यह काफी पिछड़े और कह सकते हैं आपदाओं से घिरे देश हैं। अटलांटिक महासागर के कैरेबियन सागर में स्थित यह देश है और काफी राजनीतिक उथल पुथल से भरा देश है। अर्थव्यवस्था यहाँ की बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं निम्न है और लोगों में मतलब बेरोजगारी, यह सब यही कारण है कि वहाँ के राष्ट्रपति की हत्या हुई है। और प्रश्न है, ज्योति जी ने कहा है कि 6 राज्यों में विधान परिषद है, अन्य राज्यों में भी इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, जैसे तमिलनाडु में, राजस्थान, असम में भी चल रही है बात। तो यह जो है राज्यों के ऊपर यह निर्भर करता है। आर्टिकल 169 के तहत विधान परिषद का उत्साधन और गठन कह सकते हैं दोनों किया जा सकता है। तो यह समय समय पर राज्यों को लगता है कि इसकी आवश्यकता है तो विधान परिषद का गठन करते हैं, नहीं तो इसे हटा सकते, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। इस्तीफा तो सभी मंत्रियों को देना पड़ता होगा ऐसा नहीं है। जब विस्तार होता है तो जैसे कि सरकार, ये प्रधानमंत्री के विवेक पर है कि वह जैसे इस समय की खासकर कोरोना नामक महामारी, बहुत सारी चीजों को, तो इसमें बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। जैसे कि रमेश पोखरियाल निशंक साहब को हटा दिया गया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने शिक्षा नीति को ठीक तरह से लागू करने में विफल रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी को हटाया गया। तो यह सारे नेताओं को, हालांकि हो सकता है कि इनको कहीं ना कहीं, जैसे आपने देखा होगा कर्नाटक के राज्यपाल बना दिए गए, वह पहले मंत्रालय में थे तो उनको रातों रात बता दिया गया। तो यह प्रधानमंत्री हैं, उनको कह देते हैं तो वो अपने से विवेक से वह त्यागपत्र दे देते हैं, फिर उन्हें शायद अन्य जिम्मेदारी दी जाए। हो सकता है कि आगामी इलेक्शन आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के, पंजाब के इलेक्शन, उसका प्रभारी बनाया जाए, तो मंत्रिपरिषद में रहते हुए वह उस तरह से ठीक से कार्य नहीं कर पाएंगे। मंत्रालय का कार्य देखेंगे कि चुनाव का कार्य देखेंगे। ऐसे में इन लोगों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। कोई बड़े लीडर्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि इनका अपमान किया
लिया गया है या इन्हें हटाया गया है, यह सरकार में आपसी यह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और इसका जैसे कि यह पहला विस्तार है तो इसको बीच बीच में सरकारें विस्तार कर सकती हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। प्रश्न पे आते हैं, इन विच स्टेट हैज द फर्स्ट केस ऑफ जीका वायरस इन्फेक्शन बीन रिपोर्टेड। ये कहां पर हुआ है इस बार? तो तमिलनाडु में, कर्नाटक, केरल या उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑर्गेनाइजेशन हैज द पोस्ट ऑफ चेयरमैन बीन एबॉलिश बाय द गवर्नमेंट? जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, एलआईसी, एसबीआई या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द इंडियन आर्मी हैज नेम्ड ए मिलिट्री फायरिंग रेंज इन गुलमर्ग आफ्टर एन इंडियन एक्ट्रेस, हु इज शी? कौन है? विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, रानी मुखर्जी या काजोल? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्प्यूटेड ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम इज बीइंग बिल्ट ऑन विच रिवर? तो कहां पर है, किस नदी पर? नील नदी पर कि कांगो नदी पर कि जाम्बेजी नदी पर कि लिम्पोपो नदी पर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? गोटबाया राजपक्षे, महिंद्रा राजपक्षे, चामाल राजपक्षे या बासिल राजपक्षे? नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द मिड डे मील स्कीम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट? 1990, 1995, 2000, 2002? And next question है, which Indian economist was recently honored with the prestigious Humboldt Research Award? रघुराम राजन, कौशिक बसु, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, अरविंद पनगड़िया? Next question is, recently Amazon set up the first digital center in which city of India? सूरत, पुणे, मैंगलोर या लखनऊ? And next question है, उदयन माने who has qualified in Tokyo Olympic is related to which sport? Badminton, golf, मुक्केबाजी या wrestling? And last question है, who was the first Indian woman president of Indian National Congress? एनी बेसेंट, नलिनी सेनगुप्त, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी? इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा और आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।